ध्यान के ऊपर कुछ विशेष बातें जो मैं आपसे कहूँगा, और ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। और इस विषय में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि ये विषय आपके प्रत्यक्ष में नहीं है, तो आपके पास दो ही विकल्प है। पहला जो विकल्प आपके पास रहेगा वो है कि मेरे ऊपर विश्वास कर लिया जाए, दूसरा ना किया जाए। तो आपको ना विश्वास करना है ना अविश्वास करना है। आपको इसको ये सोच के रखना है कि हाँ ये होता है, लेकिन मैं फाइंड आउट करूँगा। इन द सेंस कि मैं इसको मानूंगा नहीं, पर हाँ ये बोल रहे हैं तो मान सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको प्रत्यक्ष नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस बात में सत्य हो या असत्य हो, लेकिन मैं कभी भी सत्य ही बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी आपका मन जो है वो नहीं मानेगा। आप भले ही मान जाओ, बुद्धि आपकी भले मान जाए। तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष करना ज़रूरी है, और जिन भी चीज़ों का प्रत्यक्ष नहीं होता उन चीज़ों का अनुमान प्रमाण से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच करी जाती है। एनीवे, does meditation gives you money? One of the most important topics of all time, but I don't talk about this because people will go off track. और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऑफ ट्रैक जाए। It's one of the most fundamental thing that has to be understood. Okay, तो आज से कुछ 6 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2016 में मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी थी। उससे पहले मेरे अंदर बहुत डीप एम्बेडेड वासना थी कि मुझे अपने संगीत को बाहर निकालना है। यानी जो मुझे अंदर म्यूजिशियन था मेरे अंदर, उस म्यूजिशियन को मुझे बाहर निकालना था। ऑल्दो अभी इस समय वो चीज़ बैक सीट ले चुकी है, बिकॉज अभी मेरा जो एम है वो इंडिया में कुछ और लाने का है नया, रैदर दैन कि मैं वही बॉलीवुड की ट्रेन पकड़ूं, मुंबई की ट्रेन, और उस ट्रेन में जाके जैसे सब मर रहे हैं तो मैं भी वहीं जाके मरूं, जो कि मैं ऑलरेडी 2013 में कर चुका था। इसलिए अब मुझे वो फील्ड जो है, ये दो जो रास्ते हैं, जो दो तुच्छ रास्ते हैं कि एक है इंडियन आइडल और एक है बॉलीवुड, तो ये दोनों रास्तों को मुझे नहीं चलना है इस पे, क्योंकि मुझे तीसरा रास्ता जो है वो क्रिएट करना है। अब तीसरे मार्ग की रचना करने के लिए, तीसरे मार्ग का आगमन करने के लिए, या उसका प्रत्यक्ष करने के लिए, उसको खोजने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, पर अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट एक मरे से मरा ये कह सकता हूँ कि आज जो भी मैं काम करता हूँ वो अपने बलबूते पे करता हूँ। मेरे साथ कोई इवेंट कंपनी नहीं है। हम जो भी शोज़ उठाते हैं, लाइव बैंड के शोज़ उठाते हैं, चाहे वो एनिवर्सरीज़ के लिए हो, वेडिंग्स के लिए हो, वो सब हम खुद उठाते हैं, स्वयं उठाते हैं। तो हम किसी इवेंट कंपनी के साथ कभी भी काम नहीं करते। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इवेंट कंपनी होगी जो मुझे अच्छी लगेगी कि हाँ ये लड़की, ये आदमी अच्छा है, तो मैं उसके साथ काम करता हूँ। जैसे कुछ इवेंट कंपनी है, नाम तो नहीं लेना चाहता, बट एनीवे थोड़ी नाम नहीं लूँगा, तो उनके साथ मुझे अच्छा लगता है काम करने में, क्योंकि वो पैसे वैसे के मामले में सही हैं और ज़्यादा नाटक नहीं करते, एडवांस भी अच्छे से दे देते हैं, और फिर वहाँ जाते ही शो पे पैसे देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इवेंट कंपनीज होती हैं दिल्ली में, वो सिर्फ पैसे वैसे का इशू होता है उनके साथ। एनीवे, माफ़ी चाहूँगा। तो वो तीसरा जो रास्ता है उसको क्रिएट करने के लिए अभी मैं लगा हुआ हूँ। ऑल्दो ये जो तीसरा रास्ता है लाइव बैंड का, ये तीसरा रास्ता नहीं था, ये दूसरे और तीसरे के बीच में रास्ता है। मतलब ये वो रास्ता नहीं है, बिकॉज भले ही मैं खुद इवेंट्स उठा रहा हूँ अपने पैसे पे, अपने बलबूते पे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू,
लेकिन अभी भी वो रास्ता नहीं खुला है जो रास्ता मैं चलना चाहता था। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। 2016 में अगस्त में जब मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, बहुत ही ख़तरनाक वासना थी कि मुझे अपने संगीत को व्यक्त करना है, मुझे अपने गायन को व्यक्त करना है, मुझे अपने आर्टिस्ट को अंदर निकालना है। और कहीं ना कहीं मैं उसको दबाए बैठा हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं मुंबई जा चुका था, वहाँ फेल हो चुका था, और उसके बाद फिर वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पढ़ाई करने आ गया कॉलेज में। मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर ही बनना है, इसमें PhD करूँगा आगे चल के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने दो। फिर मैंने 2016 में यानी 3rd ईयर में टर्न आ गया, जहाँ पे YouTube चालू हो गया, जितना आप लोग जानते हैं। पर आपको एक चीज़ नहीं पता, वो ये थी कि अगस्त 2016 में जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो शारीरिक बदलाव बहुत सारे हुए और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हुए, और विद इन 4 months मेरा चैनल जो है वो 100 सब्सक्राइबर्स टच कर दिया। इसमें हुआ क्या कि एक इंटेलेक्ट है जो आपके अंदर बैठी हुई है, अभी हम उसको प्राण कहेंगे, क्योंकि वो प्राण से ही एसोसिएटेड है। जब मैंने 16 में मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके 4 महीने के भीतर मैंने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। लेकिन उस 4 महीने में ऐसा कुछ हुआ जो आपके माइंड में धज्जियां उड़ा देगा आपकी। अगर मैं बताऊंगा तो, मैं बताता नहीं हूं क्योंकि आप लोग के लिए अभी कुछ इट्स लाइक क्या मिस्टिकल हो जाता ज़्यादा, इसलिए। एनीवे, हुआ क्या कि जब भी मैं मेडिटेशन करके निकलता तो कुछ दिनों बाद मेडिटेशन करता रहा। फिर कुछ दिनों बाद जब भी मेडिटेशन करके रूम से बाहर निकलता, हॉस्टल के सामने जो दरवाज़ा था उसके पास आता, और हॉस्टल के दरवाजे से राइट साइड पेड़ था, सामने पीपल का पेड़ था और एक नीम का पेड़ था, उसके पास आके खड़ा होता था मैं। जब भी मैं वहाँ खड़ा होता था तो एक दिन मैं खड़ा था ऐसे ही, और मैं सोच रहा था यार वैसे भी मैंने कुछ किया तो है नहीं म्यूज़िक में। तो संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं कि एक्सप्रेस करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना जो इंडियन क्लासिकल का एक्सपीरियंस है, यानी शास्त्रीय संगीत गायन, आज तक जितना भी मैंने सीखा, उस वक्त मेरे को 8 साल हो चुके थे सीखते सीखते। जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं इसको अब निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि एटलीस्ट उसको मैं एक्सप्रेस कर दूं यूट्यूब पे, और उसको सारा जो ज्ञान है वो मैं डाल के वहीं छोड़ देता हूँ लोगों के लिए, भले ही उसमें मेरा कोई फ़ायदा होना। मैं उस समय सोच ही रहा था, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा फ़ायदा होगा, क्योंकि 2011 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, वो फेल हो चुका था। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं काम करता हूं, मैं इस सारे नॉलेज को निकाल के यूट्यूब पे डाल देता हूं। बिकॉज संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं, बिकॉज संदीप माहेश्वरी ने काफ़ी हेल्प करी थी, तो उनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। और वो प्यार क्यों आ रहा था आपको नहीं पता है। वो प्यार एक्चुअली इसलिए आ रहा था क्योंकि अनहद नाद की वजह से जो अनाहता चक्र होता है, हार्ट चक्रा होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है यानी सक्रिय ज़्यादा हो जाता है, यानी वहाँ पे एनर्जी का जो आवागमन है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसको एक्टिवेशन बोलते हैं। वैसे भी एनर्जी वहाँ पे निकल रही होती है, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। एनर्जी हर समय निकल रही होती है, बस एनर्जी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, वॉल्यूम में निकलने लगती है, और जो छेद होता है, छेद वो एक्सपैंड होने लगता है। छोटा छेद होता है चक्रों में, वो छेद बड़ा हो जाता है। तो वो जो कंसंट्रेशन था वहाँ पे बढ़ गया हार्ट चक्र में, तो प्यार आने लगा। तो संदीप माहेश्वरी बहुत प्यार आ रहा। मैंने कहा इस आदमी के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, क्योंकि ये आदमी हर सेशन में आखिरी में मांगता है कि मेरे लिए कुछ मत करना,
लोगों के लिए शेयर ज़रूर करना, शेयर जरूर। तो मैंने कहा मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, तो मैंने कहा मैं ये शेयर कर सकता हूँ, आज तक मुझे इतना ही पता है, सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चालू कर दिया, चालू किया 16 अगस्त में चालू किया, तो अक्टूबर में चालू किया था, तो दिसंबर या जनवरी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। और 2017 आई थिंक मेरा बहुत अच्छा साल भी था, बिकॉज उसमें मेरे कुछ 50-60 हज़ार के ऊपर सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके थे। और 18 में आते आते 1 लाख क्रॉस हो गए थे शायद। तो जब मैंने ये किया तो चल पड़ा चैनल। अब जब चल पड़ा तो 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मैंने, हाँ आपको ये बताना ही भूल गया मैं कि चैनल जब चल पड़ा, यानी 300-400 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके बाद 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स के बाद मैंने ये सोचा अब मैं लोगों को फ्री में ऑनलाइन सिखाऊंगा। तो ऑनलाइन मैं फ्री में सिखाऊंगा, तो मैंने ऑनलाइन फ्री में सिखाना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले एक आदमी मेरे पास आया कुछ सवाल पूछने के लिए, तो मैंने उसको मैं सवाल वाल लेता था, ऐसे फ़ोन पे बात करता था, डायरेक्ट सब्सक्राइबर से फ़ोन पे बात करता था मैं। उस वक्त मेरे 500, 1000, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, पता नहीं कितने सब्सक्राइबर थे, याद नहीं आ रहा। तो अंतरिक्ष करके एक बंदा आया, अंतरिक्ष टाटिया नाम है उसका। तो पहले तो उसने बोला कि संदीप महेश्वरी के सारे लेक्चर जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, मतलब हमारी बात हो रही थी उनसे। तो फिर वो कहते पार्थ यार तुम ये जो ऑनलाइन क्लासेस करने जा रहे हो इसको फ्री क्यों कर रहे हो, पेड करो ना। मैंने कहा यार पेड मेरा करने का मन नहीं है, फ्री करने का मन है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग को थोड़ा हेल्प चाहिए। तो मैंने कहते कि यार पागल वागल हो गए हो क्या आप, मतलब चैरिटी कर रहे हो क्या आप, ऐसे तो आपको मतलब लोग थोड़ा यूज़ करने लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि मैं कितना पैसा लूँ। अशोक करके मेरा पहला स्टूडेंट नाम था, अशोक, पूरा नाम मुझे आज तक याद नहीं, अशोक नाम था। कभी मैं स्काइप खोलूँगा तो उनमें स्काइप अकाउंट अगर अपना खोलूँगा तो शायद उसमें आईडी पासवर्ड भूल गया उस स्काइप का। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके देखेंगे, कभी उसका नाम पूरा याद आएगा। लेट्स से अशोक नाम था, अशोक ही नाम था, लास्ट याद नहीं आ रहा। पहला मेरा स्टूडेंट आया अशोक, मैंने उससे 1,000 रुपये लिए 4 क्लासेस के। मैंने उसको सिखाया, काफ़ी चीज़ें हुई, आगे बढ़े। तो जब उसको सिखाया तो पैसे आए, थोड़ा मोटिवेशन आया। और ऐसे करते करते मैंने फिर दूसरा स्टूडेंट लिया, तीसरा लिया, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट लेना चालू कर दिया मैंने। तो वहाँ से एक स्टूडेंट से मैं 20-20 हज़ार लेने लगा। और ऐसे करते करते आगे बढ़ गया मामला, सारा चलता रहा। 10,000 सब्सक्राइबर्स पे मैंने सोचा कि मैं पहला गाना अपना रिलीज़ करूँगा। गाने का नाम था कुछ दिन। उस समय मूवी आई थी एक, उसमें ऋतिक रोशन अंधा है, या लड़की अंधी बनी हुई है, यामी गौतम। गाने मूवी कौन सी है, काबिल, शायद काबिल मूवी का नाम है। उसमें गाना था कुछ दिन से मुझे तेरी आदत हो गई है, कुछ दिन, ये वाला गाना था। तो गाना गाया और रिलीज़ किया। कानपुर में था उस वक्त, मेरी मम्मी ने शूट किया, भाई मेरा गिटार बजा रहा है गाने में। स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, रेव मोती करके एक मॉल था, उसके बगल में रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, वहाँ पे रिकॉर्ड किया। और मुझे याद है रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाला कह रहा था अंकित अग्रवाल आके यहाँ पे गाता रहता है, अंकित तिवारी, सॉरी, यहाँ पे मेरे बहुत सारे गाने करे उसने, व्हाटएवर जो भी था। और रिलीज़ हो गया तो व्यूज़ आए अच्छे खासे, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ करी। अब यहाँ तक सब ठीक था, अभी तक कुछ इन डेप्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं गई थी, क्योंकि आप कितना ऑब्जर्व कर लोगे, मैक्सिमम शारीरिक ऑब्जर्वेशन कर लोगे, आप मानसिक ऑब्जर्वेशन कर लोगे, इसके अलावा क्या करोगे? इससे डीप तो आप जा नहीं सकते। तो मैं भी नहीं गया, लाजमी था। लेकिन जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है और आपकी आधी आंख भी अगर उस तरफ है, आधी मतलब थोड़ा सा भी ध्यान उस तरफ है अगर,
और कोई चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है तो आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ तो चल रहा है दया। तो ऐसे पहले चैनल बना, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मेरे बढ़ रहे थे। उसके बाद चैनल बढ़ने के बाद अपने आप आइडिया आ गया, अब गाना डाल देते हैं, अपने आप स्टूडेंट्स आने लगे, अपने आप पैसा आने लगा। यहाँ तक कोई भी भनक तक नहीं थी कि क्या होता है यूनिवर्स में, शारीरिक क्या होता है, कल्प वृक्ष क्या होता है, कुछ नहीं पता था। आगे चलते गए एक दिन मैं अपना घर ढूंढ रहा था, तो मैं हॉस्टल से निकला, मुझे नया घर लेना था रेंट पे। तो लोग कह रहे थे नहीं मिलेगा, मैंने कहा मिलेगा। मैं निकला सोच के और मुझे विदिन आधे घंटे एक नया घर मिल गया। 8,000 रुपये का रेंट था। मैं वहाँ शिफ्ट हो गया तुरंत, क्योंकि मुझे रियाज वगैरह करना था, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, अपने हॉस्टल से निकल गया। मैं वहाँ से मेडिटेशन भी करता था, और बाकी मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी जो फ्रेंड थी वो आती रहती थी। तो ऐसे करते गए चलता गया और फाइनली 2022 में, यानी 2 साल पहले ये रियलाइज़ होना चालू हुआ, जब बहुत सारी चीज़ें होती रहेगा। मैं एक एक चीज़ आपको नहीं गिनाऊंगा क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि आप सोचोगे कि एक एक चीज़ बताओ, तो एक एक चीज़ मुझे अभी याद करने में, रिकलेक्ट करने में दिक्कत होगी, पर बहुत बार हुआ। तो 2022 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ मेरे साथ, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस था। और उस क्राइसिस के बाद मैंने सोचा कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मुझे तू ही बचा ले। तो मैं बैठा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक लिटरली ऑन द वर्ज टू ब्रेक। और मैंने सोचा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं भगवान की पूजा तो करता नहीं हूँ, या करता हूँ तो मैं उस एंगल से नहीं करता हूँ। तो मैंने अपने अंतर मन में आंखें बंद करी, और जो साउंड था उस पे ठीक से कंसंट्रेशन करके मैंने भीख मांगी। मैंने कहा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। और उसके अगले दिन ही मेरे पास एक कॉल आता है, और मुझे एक बड़ा अच्छा काम आ जाता है। उस काम से अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है, और मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता हूँ। अब आप कहोगे कि ये सब इत्तेफाक है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी मैं आपको अगर बताऊं, जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी के पीछे भी मैं पड़ा हुआ था, और मैंने कहा कि मुझे और भी चीज़ों में इसको देखना है, और क्या क्या यूनिवर्स में लॉज होते हैं वो मुझे जानना है। मैंने इतना बोला, और अपने आप जो लॉस थे वो महीने बीतते गए, एक एक लॉस डिस्कवर होते गए, और ऑलमोस्ट आज 16 से 17 लॉस मैं डिस्कवर करके बैठा हूँ, जिनके ऊपर आगे चल के पुस्तक भी लिखी जाएगी। अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ अपने करियर में, और आगे चल के उसके ऊपर एक पुस्तक भी मैं लिखूंगा। वक्त बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई, बार बार वही चीज़ रिपीट होती गई, एक एक चीज़ बार बार रिपीट होती, मैंने कहा चक्कर क्या है ये, मतलब कुछ तो इसमें लफड़ा है। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया। मैंने कहा देखते हैं कहीं किसी ने कुछ बात करी है। तो उपनिषद में एक कॉन्सेप्ट है, समथिंग कॉल्ड एज, उपनिषद में तो नहीं है, उपनिषद में तो ब्रह्म की बातें होती हैं मैक्सिमम, बट कोई पुराण है या कोई एक उपनिषद है, उसमें कहीं बातें हैं, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे। समथिंग कॉल्ड एज कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब होता है कि एक ऐसा पेड़ कि अगर आप उसके नीचे बैठ के कोई भी चीज बोलेंगे तो प्रकट हो जाएगी। कहानी यह है कि एक सेज था, वो आके बैठता है और बहुत गर्मी लगती है उसको रेगिस्तान में। एकदम से उसको पेड़ दिखता है, पेड़ के पास पहुंचता है और बहुत छाएं होती है, एकदम ठंडा ठंडा बैठ जाता है। और जैसे ही बैठता है कहता है कि मुझे पानी चाहिए, काश पानी मिल जाता। अब छाए तो मिल ही गई, छाँव मिल गई हो तो पानी मिल जाए। पानी जैसे ही मेरा पानी प्रकट हो गया उसके सामने, उसने पानी पिया घड़े से निकाल के।
उसके बाद कहा अरे ये क्या हो गया, पानी कैसे आ गया? तो फिर कहा कि पानी को खाने को मिल जाए, खाने मिल जाए। तो खाना आ गया। खाना आया तो कह रहा, सोच रहा है कि अब कुछ नया खाना मंगाते हैं, मतलब कुछ अगर मतलब नॉर्मल खाना आया था, तो बोलते हैं कि कुछ नया खाना मंगाते हैं, कुछ बढ़िया आइटम। कुछ ने बढ़िया आइटम मंगाया। अब खूब पेट भर के उसने वहाँ पे बढ़िया कुछ जो भी खाना था उस वक्त ज़माने का बढ़िया वाला वो मंगाया और खाया। खाना खा लिया हो गया, शराब भी आ जाए। शराब आ गई भैया, शराब पीना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने वहीं पे वृक्ष के नीचे एक बेड भी मैनिफेस्ट कर लिया। तो बेड भी आ गया और एक बेड के ऊपर वो सो गया। अब उसको समझ में आ चुका था कि कल्प वृक्ष है, ये कुछ ऐसा वैसा नॉर्मल वृक्ष नहीं है, साधारण ये वृक्ष नहीं है, कोई ऐसा वृक्ष है जो बहुत खतरनाक वृक्ष। उसके बाद क्या हुआ कि रात हो गई, तो एकदम से उसको आहट हुई। तो उसको लगा कहीं भूत तो नहीं है। जैसे उसने भूत सोचा, भूत सामने आ गया। हे भगवान, भूत आ गया, कहीं मेरे को मार न डाले। और उसने उसको मार डाला। एक्चुअली हुआ क्या कि वो कल्प वृक्ष जो है वो चीज मैनिफेस्ट कर रहा था, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ये कहानी है जो कि बाहर बताई जाती है, लेकिन हर एक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ रियलिटी होती है जो ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ब्रह्म की पूजा मत करो, तो उसके ऊपर एक कहानी है कि उन्होंने श्राप दे दिया था। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि फॉर्मलेस की पूजा नहीं, वो फॉर्मलेस का कॉन्सेप्ट लाना था। इसलिए ब्रह्म का जो मूर्त है वो बहुत कम मिलेगी आपको, बहुत कम। कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते तो बना देते हैं, लेकिन ब्रह्म की मूर्त बनाना वर्जित है, अलाउड नहीं है। उसके पीछे कहानी बताई गई है कि इन्होंने इसको श्राप दिया था और ये सब, जिससे वो बचा रहे वो चीज़। तो वैसे ही एक कल्प वृक्ष का था। तो मन जो हमारा है, इसके अंदर भी एक कल्प वृक्ष होता है। जैसे ही शरीर में प्राण बढ़ता है, तो प्राण क्या करता है कि जो प्राण का काम जो है वो ये है कि आदमी को पूरी तरीके से संतुष्टि और वैराग्य की तरफ जो है ले जाना है उसको। तो प्राण ये अच्छे से जानता है कि इसको वैरागी बनाने के लिए पहले वासना को निकालना जरूरी है। तो वासना जो है वो क्या करेगा, आपका प्राण क्या करेगा, वासना जो है वो व्यक्त करना चालू कर देगा। क्योंकि प्राण को यह भी पता है कि वासना को दबाया नहीं जा सकता, वासना को निकाला जा सकता है। इट इज लाइक अ फोर्स। तो प्राण क्या करता है, ऐसी ऐसी चीजें आपसे करवाने लगता है। तो आपको लगता है कि आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप नहीं कर रहे होते, कोई और कर रहा होता है। बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से मिस्टिकल है। प्राण क्या करेगा कि आपको बार बार अंदर थॉट लाता रहेगा कि ये कर ले, चल यहाँ ट्राई कर, वहाँ कर, ये कर। क्योंकि वो जानता है कि जब तक इसकी वासना नहीं निकालेंगे, इसके बर्निंग डिजायर, इसके पैशन, इसकी एक्टिंग, इसकी सिंगिंग, ये सब निकालेंगे नहीं, तब तक खाली नहीं होगा। खाली नहीं होगा तो मोक्ष की तरफ और वैराग्य की तरफ प्राप्ति नहीं जाएगी। भाई, प्राण को बढ़ाने का मतलब ही है कि वो आपको सीधा सीधा दूसरे डायमेंशन, यानी जो आध्यात्मिक डायमेंशन है, आध्यात्मिक जो जगत है, आध्यात्मिक जो लोक है, उसकी तरफ जो है बढ़ाएगा। वो पोर्टल खोल देता है, सांसारिक पोर्टल हटाता रहता है और आध्यात्मिक पोर्टल खोल देता है। आप आध्यात्मिक पोर्टल खोल के अंदर चले जाओगे, आपको दो रियलिटी दिखने लगेगी। जैसे यहां पे आप लोग सुन रहे हो, आप लोग साफ साफ देख पाते होगे कि आप दो रियलिटी में रहते हो। जब आप अपने मम्मी वापस बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, बाहर इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप एक सांसारिक रियलिटी में हो। लेकिन आपको पता है कि मैं जहां हूं वो आध्यात्मिक रियलिटी है। आपको यह पता है कि आध्यात्मिक कानून अलग है, आपको यह पता है कि सांसारिक कानून अलग हो रहे हैं। आपको दो रियलिटी स्पेसिफिकली दिखेगी हर समय, महसूस होगी, दिखेगी नहीं, महसूस होगी कि यार यहां पे दो रियलिटी ही है। तो आप लोग पोर्टल की तरफ जा रहे हो, इसको वैराग्य बोलते हैं। और वैराग्य को पाने के लिए वासना का निकलना जरूरी है। लेकिन जिस आदमी की वासना व्यक्त नहीं हुई, वो आदमी कभी वैराग्य नहीं हो सकता। ये प्राण अच्छे तरीके से जानते हैं। और प्राण जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल एनर्जी है। आप इसको कम मत समझिए। ये एनर्जी इंसानों, पशु पक्षियों, जीवन जंतुओं को बनाई है इस एनर्जी ने। ये सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती है।
जहां जीवन है वहां 5 तत्वों से एनर्जी बनी हुई है। मंगल ग्रह में प्राण नहीं है, पृथ्वी पे प्राण है, और कोई दूसरे ग्रहों पे प्राण नहीं है इस समय, जब तक जीवन वहां पे नहीं आएगा, 5 तत्व नहीं आएंगे। तो होता क्या है समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो प्राण जो है वो सिर्फ पृथ्वी पे मौजूद है, और प्राण बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग कह सकते हैं आप इसको, बहुत चालाक प्रकृति की है। इसको आगे ये भी पता है क्या होने वाला है, इसीलिए बोलते हैं लोग डेस्टिनेशन ले आते हैं, प्री डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें अगर आप इस कंटेक्स्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्री डेस्टिनेशन नाम की चीज़ होती है। मतलब क्या चीज़ें प्री डेस्टिन्ड हैं, ऐसा नहीं है आप कर रहे हो, वो उसको आगे पता है क्या होने वाला, लेकिन आप उस पर कभी एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है, पर जैसे कि अभी आगे क्या होने वाला 1 घंटे में, या ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये पता है। हाँ, इसको ये कहना ऐसा सही होगा। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है वो निर्धारित है, लेकिन ये करेंगे तो ये होगा, ये निर्धारित है कि अब अगर आप 120 पे चलाओगे और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो एक्सीडेंट होगा, ये निर्धारित है। तो एक एक्शन क्या रिएक्शन क्रिएट कर रहा है वो प्राण को पता होता है, रिएक्शन पता होता है प्राण को क्या होता है। कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐड स्टार्ट करते हो तो आपने एक्शन डाल दिया, अब प्राण को पता होता है कि ऐड का आगे वाला क्या हिस्सा आएगा, रिएक्शन जो होगा वो पता होगा, प्राण को पता होगा। इसका मतलब ये नहीं चीजें निर्धारित है, ये बहुत ही इन डेप्थ मैं बता रहा हूं कोई चीज आपको सोच के, लेकिन आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, इसलिए मत करो, क्योंकि कई बार मैं इसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हो रहा हो चलने दो। कभी अगर ऐसा कभी हो जाए तो इस वीडियो का आके पॉडकास्ट सुन लेना आगे। तो प्राण क्या करता है कि बढ़ाता अपने आप को। जैसे ही आप साधना से प्राण बढ़ाते हो, इमीडिएटली वासना को व्यक्त करने के लिए जो मैकेनिज्म्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपकी वासना को लीक करना चालू हो जाएगी, वो निकालना चालू हो जाएगी, तो चीजें मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती हैं। जैसे कि कोई भी चीज आप सोच रहे हो, यार ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो मैनिफेस्ट नहीं करेगी। अगर आपका एजेंडा मोक्ष है तो, अगर आपका पहली स्टेप से एजेंडा मोक्ष है तो, मेरा एजेंडा क्लियर था शुरू से, मेरे प्राणा को पता था, जो मेरा जो प्राण है उसको पता था कि इसका एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा था मुझे कुछ भी करके इस दुनिया से सुख की प्राप्ति चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मुझे ये नहीं पता था मोक्ष क्या होता है, लिबरेशन क्या होता है, भगवत गीता क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था, इनफैक्ट ये जो प्राण है इसने ही आध्यात्मिक जगत में मुझे ढकेला, क्योंकि जितना एग्जिस्टिंग प्राण होता है जो नॉन मेडिटेटर के अंदर होता है वो भी हेल्प करता है, पर जब उसको बढ़ा देते हो तो वो और ज्यादा हेल्प करने लग जाता है। तो एजेंडा क्या है आपका पहले स्टेप से, अल्टीमेट गोल क्या है आपका पहले स्टेप से, वो क्लियर होना चाहिए। तो लोगों को ये जब चीजें बातें सुनते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा मेडिटेशन करेंगे अपनी वासना निकालेंगे, होगा ही नहीं वो, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा मोक्ष नहीं है। जब तुम्हारा एजेंडा मोक्ष है तब वो लीक करना चालू करेगा, तब वो जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होना चालू होगी, इस उद्देश्य से, इस पर्पस से कि ये आदमी को जल्दी जल्दी इसको वासना हटानी इसकी, क्योंकि इसको वैराग चाहिए। तो वैराग्य आता ही तब है जब आप आपके जो वासना है वो लूज हो जाए। वो जटिल वासना नहीं होनी चाहिए, वो कठोर वासना नहीं होनी चाहिए, वो एटलीस्ट थोड़ी सी लूज हो, थोड़ी सी ढीली पड़े, थोड़ा सा ढीलापन आए उसके अंदर, लचीलापन आए थोड़ा सा। तो ऐसे होता गया, वासना जो थी वो, जो भी सर पे सवार वासनाएं थी, रास्ते निकलते गए और वो वासना जो है वो निकलती गई, एम्प्टी हो गया। अब मामला पूरा एम्प्टी हो गया। अब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा हर एक, जब तक शरीर में रहोगे प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप आता रहेगा। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, वो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाएगा। एक सोल्यूशन का फिर से तुम एक प्रॉब्लम का फिर से सोल्यूशन निकालोगे, फिर से वो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाएगा।
तो आप देखोगे कि कोई भी प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन निकालते हैं उसका, उस सोल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सोल्यूशन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप बोलते हैं उसको। तो शरीर में रहती, यानी भौतिक जगत की ये प्रकृति है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों रहेंगे ही रहेंगे। रहेंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आदमी बस एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जाता रहता है, बस उसकी यही यात्रा है और कोई यात्रा नहीं है। प्रॉब्लम रहेगी और सोल्यूशन भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी, लेकिन आप दोनों से मुक्त नहीं हो पाओगे। देखो क्या एनालॉजी है, प्रॉब्लम भी है सोल्यूशन भी है इस जगत में, लेकिन जब तक तुम भौतिक छोड़ोगे नहीं तब तक इस प्रॉब्लम सोल्यूशन से तुम महामोक्ष की तरफ प्राप्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए महासमाधि का कॉन्सेप्ट आया था। उनको समझ में आ चुका कि मैं कुछ भी कर लूं, शरीर में रहने का मतलब है कि एक सोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन क्रिएट करेगा, ये लूप बनता जाएगा। तो वैराग्य भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको कमाना तो है ही, अल्टीमेटली आपको अल्टीमेटली चीजें करनी है, तो क्या होगा लेकिन एक चीज है इसमें, एक चीज मैंने देखी है कि जो भी चीजें आप ऑलरेडी फिक्स्ड कर चुके हो वो चीजें हिलती नहीं है। जैसे अब मैं 14 साल से 15 मतलब 16 साल हो गए मेरे को संगीत में आए हुए। अगर मैं आज भी रियाज करूं तो मेरे ऊपर रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी सिंगिंग खराब हो गई या ये हो गया वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो चीज ऑलरेडी मैंने कर रखी है वो चीज या दोबारा करूंगा या कुछ करूं, तो फिक्स्ड पाथवे अगर निकाल रखा है किसी चीज का, तो वो मार्ग जो है वापस चल के वहां पे आ सकते हैं। पर नई वासनाएं बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही मुश्किल और कठोर काम हो जाता है। तो जो भी साधना करता है इसका जो लॉजिक यही है कि साधना से प्राण बढ़ते हैं। प्राण बढ़ेंगे तो व्यक्त होता है वासना। वो वासना व्यक्त इस वजह से हो रही है क्योंकि आप जो है वो मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप एक वासना व्यक्त करने के बाद दोबारा नई वासना बना लोगे तो आप ये, तो मेडिटेशन का क्या फायदा फिर आपके जीवन में, है ना। ऑल्दो ये भी करना पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आप क्या करो, डीप मेडिटेशन करते रहो और एक के बाद एक नई वासना बनाते रहो। तो शरीर क्या करेगा कि आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार पैदा करेगा कि उस वासना को व्यक्त कैसे करें, और वो विचार पे आपको अमल करना है, एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि एक्शन बिना लिए अपने आप ही हो जाएगा कि बैठे हुए हैं कार सोच रहे कार आ गई, ऐसा नहीं। वो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो वासना एकदम से मैनिफेस्ट हो जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। फिर आप एक और वासना पकड़ो, फिर ऐसे निकालते जाओ। तो मेडिटेशन को ऐसे भी यूज किया जाता है, लेकिन इसके बारे में बताना नहीं है, क्योंकि अगर इसको बता दिया तो हर आदमी ये करने लग जाएगा, फिर नहीं होगा तो आदमी कहेगा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि इस आदमी को, जो आदमी मतलब वासनाओं के लिए आदमी मेडिटेशन यूज नहीं करना है। मेडिटेशन को वासना के लिए भी यूज किया जाता है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। वासना एक के बाद एक आपकी सारी वासनाएं जो है वो जागृत हो जाएंगी और सारी वासनाएं जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। लेकिन वही है ना, इसको बताया नहीं जा सकता। अगर इसको बार बार बताएंगे तो फिर लोग प्रचार के लिए बड़ा अच्छा ही है, बहुत पैसा इसमें कमाया जा सकता है ऐसे करवा के, लेकिन क्या फायदा। तो डज मेडिटेशन हेल्प्स अर्निंग मनी? इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली आपकी वासना जो है कर जा सकता है। आज कोई भी अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता है तो मैं चुपचाप बस अंदर ध्यान करता हूँ और अंदर ही बोलता रहता हूँ कि मुझे इसका रास्ता दिखाओ, और वो रास्ता मुझे दिख जाता है। तो मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए कुछ और भगवान है। अनध्वनि मेरे लिए भगवान है, ब्रह्म मेरे लिए भगवान है, जो रियल भगवान है। क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है? धरती जल अग्नि वायु आकाश। भगवान का मतलब होता है धरती जल अग्नि वायु आकाश। उसका भी भगवान कौन है? ब्रह्म है। आखिरी में चीजें आपके पास जाके ब्रह्म पे रुकेंगी, ठीक है। तो एनीवे, ब्रह्म अगर सृष्टि का निर्माण कर सकता है तो ब्रह्म से अगर आप कुछ मांगो और उसने अगर सुन लिया तो आपके तुच्छ वासनाओं का निर्माण करना उसके लिए कितने 2 मिनट की बात है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, विचार आ जाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जो आंतरिक ज्ञान है उसमें आपको एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है।
यानी जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी कैसे काम कर रही है, या और कौन से लॉज हैं, या ब्लैक होल में क्या होता है, ये सब बैठे बैठे आप पता कर सकते हो, बैठे बैठे सिर्फ। लेकिन जो सांसारिक वस्तुएं हैं, मटेरियल पोजेशंस हैं या रिलेशंस हैं, आपके रिश्ते हैं, कोई लड़की आपको मैनिफेस्ट करनी है, कोई लड़की आपके मैनिफेस्ट, आपको शादी करनी है उससे, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको विचार दे देगा, वो प्राण आपको विचार दे देगा, ये रास्ता है सबसे उचित और सबसे बढ़िया रास्ता। वो रास्ता सिर्फ आपको दिख रहा होगा और किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना कोई डीप में नहीं जाएगा, और इतना डीप में जाने के लिए बुद्धि, वहां पे बुद्धि का काम नहीं, वहां पे प्राण का काम है। प्राण मैनिफेस्ट करता है रास्तों को, विचारों को। एनीवे, टेक केयर। होप आपको समझ में आया।